Hello everyone, this is Rohit Tripathi and you are watching ESC Toppers Talk by मेडीजी। ओके, तो आज हमारे साथ एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने ESC का एग्जाम क्लियर किया है इलेक्ट्रॉनिक्स से रैंक 27 के साथ। ओके, इनका नाम है रामपाल सिंह और ये यूपी बलिया के रहने वाले हैं। और अगर इनके एफर्ट्स को देखें तो इन्होंने भी बहुत एफर्ट किया है, बहुत पापड़ बेले हैं इन्होंने भी। 2008 से 2022 तक ये सी डॉट में वर्किंग रहे एंड ही इज फ्रॉम आईआईटी बीएचयू पास आउट। आईआईटी बीएचयू में इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में इनकी फर्स्ट रैंक भी थी। फिर 2018 के पास आउट हैं और 18 टू 22 सी डॉट में इनकी वर्किंग भी रही है। उसके बाद इन्होंने 2023 में गेट का एग्जाम क्लियर किया 221 रैंक के साथ एंड डिपेंडिंग अपॉन रैंक इन्हें दो जगह सिलेक्शन भी मिला, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एनटीपीसी में। दोनों के जो इंटरव्यूज हैं इन्होंने क्लियर भी किए थे। और साथ में इन्होंने यूपीपीएससी का पॉलिटेक्निक लेक्चरशिप का एग्जाम भी दिया था और सेम ईयर 2023 में उन्होंने इसे भी क्लियर किया। और फिलहाल ये अभी एज ए लेक्चरर पॉलिटेक्निक में वर्किंग है। ओके, और कोर्सेज अगर बात करें तो इन्होंने क्लासरूम कोर्स ज्वाइन किया था 2019 टू 21 वाले सेशन। तो 19 टू 21 वाला सेशन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उन्होंने इन्होंने 2 इयर्स का कोर्स ज्वाइन किया था। और पहले तो क्लासेस इनकी ऑफलाइन हुई 4 to 5 मंथ्स। उसके बाद ड्यू टू कोविड इनकी क्लासेस ऑनलाइन हो गई। फिर इसके बाद इन्होंने 2020 में भी 2021 में भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दिया है गेट और ईएससी का। ओके, तो गेट का टेस्ट सीरीज भी इन्होंने दिया और ईएससी का जो प्री का टेस्ट सीरीज होता है ऑनलाइन वाला, इन्होंने ये उसमें भी अपीयर हुआ। ओके, तो ये इनका ब्रीफ बैकग्राउंड था। अब थोड़ा रामपाल जी से बात करते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस रामपाल। नमस्ते सर, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। इतने बड़े एग्जाम को क्लियर करने के बाद फाइनली आपने जो सोचा था कि इंजीनियरिंग सर्विसेज में जाना है, फाइनली आप सिलेक्ट हो गए, वो भी एक अच्छी रैंक के साथ। रैंक 27, लाखों की भीड़ में वो भी सिंगल डिजिट या डबल डिजिट रैंक लाना वो एक बड़ी बात होती है और ये कारनामा आपने कर दिखाया। ओके, तो आप थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताइए। आपका स्ट्रगल क्या रहा और आपके जो भी हर्डल्स मिले, जो भी बाधाएं आपको प्रिपरेशन के दौरान मिली, उसको आपने पार कैसे किया? सर मैंने 2018 में जब बीटेक क्वालिफाई किया, उसके बाद से मैंने कैंपस से ही सी डॉट में मेरा सिलेक्शन हो गया था, तो वहाँ ज्वाइन कर लिया मैंने। हम्म। फिर वहाँ पे वर्कलोड काफ़ी अच्छा खासा था, क्योंकि हम्म। हार्डवेयर पे काम करना था और कटिंग एज टेक्नोलॉजीज पे रिसर्च वर्क का काम था। तो हम्म। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब वर्क का प्रेशर रहता था। कल सुबह 9 से लेकर के 6:30 7 ऐसे, या 6 तो मिनिमम बजता था, 6 6:30 डिपेंडिंग ऑन वर्क। मतलब टाइम काफी ज्यादा लग जाता था। फिर हम्म। उसमें कोचिंग करना, अब चूंकि मैंने वीकेंड का कोर्स भी ज्वाइन किया था, तो 19 से 21 तो मेरा ऐसे निकल गया कि मैं 5 दिन अपना सी डॉट जा रहा हूँ, फिर सैटरडे और संडे को मैं अपनी कोचिंग कर रहा हूँ। बिल्कुल हम्म। टाइम नहीं मिल रहा है, ना सेल्फ स्टडी का टाइम मिल रहा है, ना कुछ। मुश्किल से 2 3 घंटे मिलते थे रोज। फिर जैसे तैसे अच्छा। उसमें मैंने पहले कोर्स वर्क अपना कंप्लीट कर लिया। ओके, फिर अच्छा एक चीज बताइएगा, आपने वीकेंड बैच ज्वाइन किया था क्या? जी सर, वीकेंड बैच था ओके, मेरा, तो सैटरडे और दोस्तों संडे। रामपाल ने वीकेंड बैच ज्वाइन किया था मेडिजी का 19 टू 21 वाला सेशन जो 2 इयर्स का था। ओके, ठीक है, रामपाल कंटिन्यू कीजिए। जी सर, तो वही मतलब पूरे मतलब जब तक 1 साल तो पूरा मेरा ऐसे ही चला कि सी डॉट जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, बिल्कुल टाइम नहीं है। फिर उसके बाद मैंने 1 साल में उसको बाइंड अप किया जैसे तैसे, हम्म। मतलब अगला जो साल था उसमें रिवीजन किया, बाइंड अप किया। फिर उसके बाद मैंने ये बना लिया कि अब हो सकता है एक बार में निकले ना निकले, तो मैंने ये बना लिया कि इस साल जो मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं ऐसे तैयारी करूंगा कि वो अगले साल मेरे को वापस से उस पर ना ज्यादा एफर्ट करना पड़े। तो मैं हम्म। जितना भी मतलब, मैं पहले बार में आई थिंक कि मैं 33% ही तैयार कर पाया था, 33% ही तैयार, लेकिन मैंने ऐसे तैयार किया कि सब कुछ अगली बार फिर से मेरे को उसमें कुछ ना पढ़ना रहे। मैंने उसके हम्म। 60 नोट्स बना लिए, मैंने उसका मतलब एकदम मतलब ब्रीफ सब कुछ तैयार कर लिया कि मुश्किल से 10 15 दिन में मैं उसको वापस से रिवाइज कर सकूं। फिर अगली बार जब मैंने 2022 का दिया,
तो उसमें हम्म। मैंने और उसमें एडिशंस किए और मैं लगभग 70% तक सिलेबस में पहुंच गया था। और जब ओके, 23 में आया हूँ तो 2022 में मतलब आपने ईएससी के कितने अटेम्प्ट दिए हैं? सर मैंने 20, 21 और 20 में तो ऐसे दिए थे बिना तैयारी के, ज्यादा तैयारी नहीं बिना थी। तैयारी 21, के? 22, जी सर, 21, 22, 23 मेरा सीरियस अटेम्प्ट था, मतलब पढ़ लिख करके। हम्म। तो 21, 22 में मैंने काफी ज्यादा एफर्ट डाला है, लेकिन वही था कि मैंने हमेशा ये स्ट्रेटजी रखी कि टाइम चूंकि मेरे पास कम था, हमेशा मतलब इतना टाइम नहीं मिलता था वर्क के साथ, हम्म। तो मैंने ये रखा कि ग्रेजुअली तैयार करते हैं। एक इस हम्म। बार में जितना मैं तैयार कर लूँ वो आगे भी काम आ जाए, उसके हिसाब से मैं प्रिपेयर हम्म। करता था। मैं ऐसा नहीं सोचता था कि इसी बार निकाल देना तो पूरा खत्म करके जाना है, जैसे तैसे खत्म कर हम्म। दो। मैं हम्म। मतलब अपना ये रखता था कि मेरा 30-40% तैयार हो जाए, इस तरह तैयार हो जाए कि हम्म। आगे भी वो काम करे। हम्म। तो ऐसे करते करते मैंने 2-3 साल में अपना कंप्लीट किया है सिलेबस अच्छा, तो अपने। जैसे आपका सीरियस अटेम्प्ट 2021 में भी था, तो जी आपने उस समय से ही शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया था? जी सर, उस समय से मतलब जितना मैं डिटेल्ड एनालिसिस करके जितने सब्जेक्ट कवर हम्म। किए थे उसका शॉर्ट हम्म। नोट्स बना लिया था। बाकी एक हम्म। बार बाकी सब्जेक्ट जो बचते थे उसको एक बार गो थ्रू बस कर लेता था कि जो ओके। आसान क्वेश्चन है वो कर लूँ हम्म। मैं। फिर और 22 आई में थोड़ा थिंक, और इम्प्रूवमेंट था। हाँ, आई थिंक फिर जब आपने 22 और 23 का अटेम्प्ट दिया होगा और उसमें अगर आपको कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिले हों, ओके, जी सर तो वही। आपने उनको शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड किया या फिर क्या किया उनका? जी सर, इंक्लूड किया उसमें वही जो जब भी मैं हम्म। नोट्स बनाता था शॉर्ट नोट्स किस सब्जेक्ट के, तो लास्ट में 4-5 पेज छोड़ देता था कि ओके। आगे कुछ मिले तो उसमें एडिशंस अच्छा। कर सकें। तो हाँ, ये जब तो भी कुछ आपने मिलता बहुत था तो अच्छा उसमें किया। कुछ। आईआईटी जी सर। बीएचयू के आप इंजीनियर हैं, वहाँ के ग्रेजुएट हैं, तो स्मार्टनेस भी आप में वैसी ही है। ओके, वेरी गुड। तो दोस्तों, आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसा रामपाल ने किया कि आप लोग जब शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, तो हर एक सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स आपने बनाया और शॉर्ट नोट्स के एंड में 4 to 5 पेजेस आप ब्लैंक रहने दें, सो दैट कि इन फ्यूचर आपको कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता है कि जो ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव पर्पज से इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी उन 4-5 ब्लैंक पेजेस में इंक्लूड कर ले। ओके, सो दैट वाज अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी। ओके, फिर इसके बाद थोड़ा बताएं। इसके बाद से मैंने मतलब जब एक बार मेरा पूरा प्रिपेयर हो गया, उसके बाद हम्म। मैं पैरेलली टेस्ट सीरीज भी दे रहा था। टेस्ट सीरीज में जो भी मिलता था मेरे को मैं अपना उसमें एडिशंस करता रहता था शॉर्ट नोट्स में। हम्म। लेकिन मेन ये था कि मैं टेस्ट सीरीज जब भी देता था तो उसमें अपना अ, सब कुछ तो ठीक था, मतलब जो क्वेश्चन थे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं वो अलग चीज है, लेकिन मैं लास्ट में उसका एनालिसिस जरूर करता था कि मैंने जब भी जो भी टेस्ट सीरीज दिया है उसमें मैं कितना गलत किया हूँ कितना सही किया हूँ, और जो गलत किया हूँ वो गलतियां कहाँ हुई है, क्या मेरी गलती है या मेरे को आ ही नहीं रहा था। और फिर सॉल्यूशन देखता था, सॉल्यूशन से मतलब समझ में आता था कि टेस्ट सीरीज का जो भी मेडिजी द्वारा सॉल्यूशन प्रोवाइड किए हम्म। जाते थे मैं उसका एनालिसिस करता था, अपने मतलब अपना एनालिसिस करता था कि क्या दिक्कत आई मेरे को, मैं कहाँ पे लैग कर गया, कहाँ पे मेरी हम्म। कमी रही, या मैंने शॉर्ट नोट्स जो बनाए उसमें क्या कमी रह गई है। हम्म। तो फिर उसमें एडिशंस करता था, समझता था। और एनालिसिस सबसे ज्यादा जरूरी था क्योंकि बिना एनालिसिस के हम ये नहीं समझ पाएंगे कि हम कहाँ पीछे रह रहे हैं, क्या हमसे छूट रहा है। ये आपने बहुत सही बात बताई है कि हमें अगर आगे बढ़ना है, तो हमें जो आप पीछे कुछ चीजें अगर छूट गई हैं, तो उन्हें भी कवर करना चाहिए। लाइक, जी सर। हम अगर लाइफ में आगे भी बढ़ते हैं तो कुछ लोग पीछे छूट जाते हैं, तो उनको पीछे नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हें साथ लेके चलना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह रामपाल ने बताया कि जब इन्होंने शॉर्ट नोट्स तो बना ही लिया था, बट टेस्ट सीरीज में फिर भी इन्हें कुछ ऐसे क्वेश्चन दिख जाते थे जो इनसे सॉल्व नहीं होते थे, और वो क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेटेड है, और उसका सॉल्यूशन देखने के बाद इनको एक आइडिया आता था कि अच्छा, ये क्वेश्चन इस तरह सॉल्व होता है, तो इसमें ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो क्या टेस्ट सीरीज से भी जो पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा मिले, लाइक उसका सॉल्यूशन देखने के बाद, जी तो उन पॉइंट्स को भी आप वापस से शॉर्ट नोट्स में लिखते थे या फिर क्लास नोट्स में लिख लेते थे? नहीं सर, शॉर्ट नोट्स में लिखता था, और क्लास नोट्स में तो एक बार मैं जहाँ पे सॉल्व, मैंने टेस्ट सीरीज की एक अलग से कॉपी बना रखी थी, उसमें मैं हम्म। सॉल्व करता था और मेरे को मतलब समझ मतलब वो रहता था मेरे पास, मैं उसको 1-2 बार गो थ्रू करता था। शॉर्ट नोट्स बस सर लास्ट के लिए रहता था कि लास्ट में जब जरूरत पड़े ओके। तो मैं उसको रिवाइज कर सकूं जल्दी। अब जहां तक मुझे समझ में आया कि आपने जितने भी टेस्ट दिए, लाइक आपने किसी भी सब्जेक्ट का दिया, कम्युनिकेशन का, एडीसी का, एनालॉग का, तो आपने एक सेपरेट नोटबुक बनाई थी पूरे टेस्ट सीरीज के लिए, इंक्लूडिंग ऑल दी सब्जेक्ट। अब ऑल सब्जेक्ट। उस नोटबुक में आप पार्टीशन वाइज एनालॉग के ये पॉइंट्स मिले टेस्ट सीरीज से, ईडीसी के ये पॉइंट मिले टेस्ट सीरीज से, ऐसे जी आप वो सर। पॉइंट उस नोटबुक में लिख लेते थे। जी ओके, सर। तो जब लास्ट टाइम में एग्जाम के लिए रिवीजन करना होता था, तो आप शॉर्ट नोट्स
भी देखते थे और टेस्ट सीरीज वाली नोटबुक ये भी देखते थे क्या? अच्छा, टेस्ट सीरीज वाली नोट्स नोट्स में सर जो इस पे मैंने टिक किया रहता था कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है या मेरे को ये याद नहीं रह पा रहा है, ये हम्म। मतलब मैं कितना भी कर रहा हूँ मेरे से छूट जा रहा है बार बार, उस चीज हम्म। को लास्ट में मैं देख के जाता था जरूर, क्योंकि कई बार टेस्ट मेट जी की टेस्ट सीरीज से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, मतलब डायरेक्ट ओके। उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आ जाते हैं। ये तो तो इसलिए वो ओके, ये तो बहुत सारे ईएससी के रैंकर्स ने, गेट के रैंकर्स ने टॉपर स्टॉक में डिस्कस किया है कि मेडिजी का टेस्ट सीरीज का जो लेवल है वो काफी अच्छा होता है, और उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं या फिर मेंस की टेस्ट सीरीज है उसमें जो कन्वेंशनल क्वेश्चंस हैं उससे काफी सिमिलर क्वेश्चंस या कभी कभी सेम टू सेम क्वेश्चन ईएससी के एग्जाम में या गेट के एग्जाम में आ जाते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपको एक बार टेस्ट सीरीज को देख करके आपको अपना परफॉर्मेंस भी चेक करना चाहिए कि हमने जितना याद किया है क्या उतना परफॉर्म कर पाते हैं, या फिर हमने याद किया है, हमें वो सारे पॉइंट्स याद भी हैं बट एक्यूरेसी उतनी है कि नहीं। तो बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं टेस्ट सीरीज में, लाइक एक्यूरेसी कितनी है, स्पीड कितनी है, टाइम मैनेजमेंट क्या है, और क्वेश्चन को सॉल्व करने का या पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होना चाहिए। हम लोग रामपाल से पूछते हैं कि इनका तरीका क्या था। अच्छा, रामपाल हमें ये बताइएगा कि सर। अम, आपने तो एक चीज बता दिया कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको हर टेस्ट पेपर से मिलते थे और वो आप टेस्ट सीरीज की जो नोटबुक आपने सेपरेट बनाई थी उसमें इंक्लूड कर लेते थे। ओके, इसमें और भी चीजें हैं कि स्पीड आपने कैसे मेंटेन किया। ईएससी के प्री में अगर देखें तो टाइम बहुत कम होता है लेकिन क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, तो आपने स्पीड कैसे मेंटेन किया और उसके लिए अगर कोई टेक्निक थी तो क्या थी? सर सबसे पहले तो सर एक वॉच तो हमेशा रहे, क्योंकि उससे पता चलता रहता है कितना टाइम बचा है और कब हम्म। कितने में मैं कर पा रहा हूँ। हम्म। स्टार्टिंग में मेरा बहुत होता, मैं 60 65 क्वेश्चन पहुंचते पहुंचते मेरा मतलब टाइम ओवर हो जाता था। हम्म। लेकिन मेरे को पता था कि 100 में 100 अगर नहीं करूंगा तो कुछ ना कुछ लास्ट के क्वेश्चन जो छूटेंगे उसमें मतलब हमेशा कहीं ना कहीं इजी क्वेश्चन तो रहते ही हैं, हम्म। या इजी मतलब थोड़े मतलब हम्म। इजी साइड में क्वेश्चंस रहते हैं, वो अगर छूट रहे हैं तो मेरा डायरेक्ट घाटा है, क्योंकि वो क्वेश्चन सबको ही करेगा। तो हम्म। एटलीस्ट मैं 100 के 100 क्वेश्चन एक बार गो थ्रू जरूर हो जाऊं, ताकि हम्म। उसमें के आसान क्वेश्चन ना छूटे मेरे। तो मैंने हम्म। इस हिसाब से पहले बनाया कि स्पीड थोड़ी थोड़ी फास्ट करता हूँ, लगाने की स्पीड हम्म। फास्ट करूँ, और फिर मैंने क्या किया कि पहले मैं डिटेल में सॉल्यूशन निकालता था कि हम्म। जैसे प्रोसेस वाइज स्टेप वाइज चल रहा हूँ। फिर मैंने बाद में क्या किया कि इस चीज को कम किया, मैंने स्टार्ट किया सीधा कि जो पूछा गया है टू द पॉइंट, बस गुणा भाग जोड़ घटाना जो भी मेरे को करना है, जो फॉर्मूला हम्म। लगाना है सीधा स्टार्ट करो। हम्म। मतलब वहीं का वहीं पे करके खत्म करो, उसमें कुछ कोई चेक करने नहीं आ रहा है कि क्या है कैसे कर रहे हो तुम, हम्म। बस आंसर हाँ, आना चाहिए आपका। ये पॉइंट इन्होंने बहुत सही बोला है। ये दर्शकों, एस्पिरेंट्स जो भी हैं उन्हें ये टेक्निक यूज करनी चाहिए कि ये कोई कन्वेंशनल पेपर नहीं है कि जहाँ पर स्टेप वाइज हमें मार्किंग मिलता है। अगर हमारा आंसर लास्ट स्टेप में जो फॉर्मूला है उससे आ रहा है तो हम लोग डायरेक्टली उसी फॉर्मूले को यूज कर लेंगे, सो दैट कि अपनी स्पीड इंप्रूव हो जाए ईएससी प्री में। ओके। अच्छा, फिर इसके बाद मेंस में आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही? सर मेंस में स्ट्रेटजी हमेशा से ये रही है कि पहले मतलब थ्योरेटिकल उतने क्वेश्चन आजकल पूछे नहीं जा रहे हैं, हम्म। न्यूमेरिकल ही पूछे जा रहे हैं ज्यादातर। थ्योरेटिकल मतलब 20% भी आ जाए तो बहुत ज्यादा हो जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स में। ओके। हम्म। तो मैंने थ्योरी पे थोड़ा कम फोकस रखा, क्योंकि थ्योरेटिकल याद रखना फिर उसके बाद से उसको लिख पाना उसमें टाइम ज्यादा जाता है, न्यूमेरिकल में हमेशा से टाइम बचता है। हम्म। तो मैंने हमेशा से ये रखा है कि न्यूमेरिकल मतलब ऑप्शंस रहते हैं यूपीएससी में, तो हम्म। ऑप्शन में अगर मेरे को न्यूमेरिकल दिख रहा है तो मैं न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करूंगा, क्योंकि उसमें नंबर मिलने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। थ्योरेटिकल में कहीं भी मतलब ज्यादा नंबर मिलने के चांसेस, मतलब उसके लिए आपको बहुत अच्छा आंसर लिखना पड़ेगा। बट न्यूमेरिकल में ये है कि अगर आप आंसर ले आए तो आपको ओके। ठीक ठाक नंबर मिल अच्छा, जाएगा। तो हमें इतना समझ में आया कि लाइक पेपर वन में आउट ऑफ 8 5 क्वेश्चंस करने हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर वन तो कंपलसरी ही होता है। जी सर, वो ओके, तो कंपल्सरी। तो आप 5 क्वेश्चंस वो सिलेक्ट करते हैं जो जिसमें न्यूमेरिकल्स ज्यादा हो। ओके, जी। कंपलसरी क्वेश्चन के अलावा जो क्वेश्चन आप सिलेक्ट करते हैं आप वही सिलेक्ट करते हैं जिसमें न्यूमेरिकल्स ज्यादा है। अच्छा, इसमें एक चीज और बताइए, जो अक्सर बच्चों का डाउट होता है कि पेपर वन में काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं, पेपर टू में भी काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं, क्या आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ के गए थे या फिर एक दो सब्जेक्ट आपने कुछ कम पढ़ा या स्किप किया कन्वेंशनल के सर पर्पस? जी सर, सर चूंकि मेरे को ये पता था कि पूरा पूरा करने का कोई ज्यादा सेंस है नहीं। नंबर मतलब अगर आपकी आपकी एक्यूरेसी ज्यादा है, मतलब ठीक है एक्यूरेसी, तो आप अगर हम्म। 400 का भी अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप 300 तक नंबर पा जाएंगे।
तो मैंने ये नहीं रखा कि मैं पूरा अटेम्प्ट करूँ, मतलब अगर आ रहा है तो करूंगा, बट मैं ये हमेशा रखता था कि मैं जितना करूंगा उसमें से मेरी एक्यूरेसी इतनी अच्छी रहे कि मैं ऑलमोस्ट 65-70% नंबर ले आऊँ उसमें, जो ओके मैं तो अटेम्प्ट कर रहा ओके ठीक है। मैं यहाँ पे एक चीज ऑडियंस को भी बताना चाहूंगा कि लाइक पेपर वन 300 मार्क्स का होता है, पेपर टू भी 300 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो टोटल अगर हम लोग कन्वेंशनल का देखें तो कितने मार्क्स हो गए? 600। तो अभी जो रामपाल ने बताया कि इनका टारगेट ये नहीं था कि 600 में 600 अटेम्प्ट करें। इनका टारगेट था कि चलो 600 में 400 के अराउंड अटेम्प्ट करते हैं, और अगर एक्यूरेसी अच्छी रही तो 400 में 300 या 350 के आसपास पहुंच जाएंगे, एंड दैट विल बी इनफ टू गेट गुड रैंक। ओके ठीक है। ये स्ट्रेटेजी तो हम लोग समझ गए। अब इसमें ऐसे कौन से सब्जेक्ट थे जिसे आपने स्किप किया और क्यों किया? था। स्किप नहीं किया था मैंने, सारे सब्जेक्ट एक बार गो थ्रू किए थे। ऐसा मैं इसलिए करता था कि अगर कोई क्वेश्चन आसान आ रहा है, मतलब कुछ क्वेश्चन आसान होते हैं हर पेपर में, कुछ हार्ड होते हैं, कुछ मीडियम लेवल के होते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आसान आ रहा है किसी सब्जेक्ट से और वो बाकी लोग कर रहे हैं और मेरे से छूट गया, तो हम्म। फिर वहां पे मेरा डायरेक्ट घाटा है। तो मैं कभी कोई पूरी तरह किसी सब्जेक्ट को मैं नहीं छोड़ा। हाँ, ये था कि कुछ सब्जेक्ट जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल वाला जो था सब्जेक्ट, या हम्म। मटेरियल साइंस का सब्जेक्ट जो था, इसको मैंने मतलब इतना ही रखा कि अगर बेसिक आ रहा है तभी मैं कर पाऊँ। बहुत ओके ज्यादा हार्ड की ओर मैं नहीं गया, कि क्योंकि उसमें ज्यादा थोड़ा समझ में नहीं आता था। ओके तो देखो, ईएससी का जो प्री होता है उसमें तो सारे सब्जेक्ट पढ़ के जाने ही पड़ते हैं, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिव सारे सब्जेक्ट से आ ही जाते हैं। ओके, मोर और लेस सबसे कुछ मतलब 5 to 10 या कभी कभी 20 ऑब्जेक्टिव्स भी आ जाते हैं एक सब्जेक्ट से। तो ईएससी प्री के पर्पज से तो सारे सब्जेक्ट करने ही है, बट कन्वेंशनल के पर्पज से जैसा रामपाल ने बताया कि कुछ सब्जेक्ट आप थोड़ा कम पढ़े। स्किप करने की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, कुछ सब्जेक्ट आप थोड़ा कम पढ़े जिसमें वेटेज थोड़ा कम, और जिनका वेटेज ज्यादा है वो आप ज्यादा पढ़ के जाए, सो दैट कि अगर आप थोड़ा कम भी अटेम्प्ट करें, बट आपकी एक्यूरेसी अगर अच्छी है तो आप ज्यादा मार्क्स मेंस में भी स्कोर कर सकते हैं। एम आई राइट? जी सर। ठीक है। चलिए, ये तो आपने बड़े अच्छे से डिस्कस किया। अब व्हाट अबाउट इंटरव्यू? आपने यूपीएससी का इंटरव्यू जो दिया, ईएससी का जो इंटरव्यू दिया, आप ये बताइए कि जैसे आपका बैकग्राउंड, आप सी डॉट में वर्किंग रहे रफली 3 to 4 ईयर्स, 2018 से 2022 तक। उसके बाद फिर आपने यूपीपीएससी का जो पॉलिटेक्निक लेक्चरशिप का जॉब है वो ज्वाइन किया, और आई थिंक लेक्चरशिप का जॉब आपने 7 to 8 मंथ्स कर लिया होगा तब तक तो। जी सर, 8 उसके मंथ बाद जब आप ईएससी के एक्चुअल इंटरव्यू में गए तो मेनली जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए वो किस एरिया से पूछे गए और किस सब्जेक्ट को लेकर के ज्यादा पूछे गए? सर, चूंकि उन लोगों के पास डेफ होता है, वो लोग हम्म। उसे डिटेल में पढ़ते भी हैं, मतलब उसे हम्म। अच्छे से वो लोग देखे देखे। तो उन्होंने पहले सी डॉट को देखा था, तो सी डॉट से क्वेश्चंस आए। हम्म। मतलब सी डॉट में मैंने जो काम किया था, सी डॉट चूंकि टेलीकम्युनिकेशन की है हम्म। कंपनी, तो उसमें सर सेलुलर कम्युनिकेशन से उन लोगों ने क्वेश्चंस पूछे थे, 4G 5G और नेटवर्क का, मतलब नेटवर्क कॉल ड्रॉप क्यों होती है, हैंड शेकिंग के मैकेनिज्म्स पूछे थे। तो हम्म। मतलब ये सारी चीजें पूछी थी, और 4G के स्टैंडर्ड्स पूछे थे, हम्म। एलटी, और उसके अलावा और 5G में क्या एडवांसमेंट्स हैं। ये तो हम्म। मतलब सी डॉट से रिलेटेड उन्होंने पूछा था। फिर उन्होंने फिर ये पॉलिटेक्निक लेक्चरर पे वो आए, और फिर उन्होंने इन जनरल उठा लिया कि लेक्चरर हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स से ही मतलब होंगे, तो कुछ भी पूछ हाँ। लेते हैं। तो उन्होंने ईडीसी पूछा और माइक्रो प्रोसेसर पूछा फिर। ओके। ओके। अच्छा, एक चीज मैं दोस्तों आप लोगों को भी बताना चाहूंगा। रामपाल ने इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम बाय मेडिजी जो 2023 का था, इन्होंने ज्वाइन तो किया था, बट क्योंकि जो ईएससी का इंटरव्यू है उसका डेट इनका पहले था, तो इसलिए ये मॉक इंटरव्यू नहीं दे पाए थे। तो इसमें मैं एक चीज आपको बता दूं कि जो मॉक इंटरव्यूज होते हैं, तो मॉक इंटरव्यूज में आपके वर्किंग से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, फिर आपके टेक्निकल बैकग्राउंड से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और प्लस कुछ क्वेश्चन करंट सिनेरियो जो इंडिया और ऑल ओवर वर्ल्ड में है उससे भी पूछे जाते हैं। ओके। तो रामपाल, अगर आप इस बार के मॉक इंटरव्यू में आते तो 4G 5G और जो सेलुलर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीटली इस बार मॉक इंटरव्यू में बड़े डिटेल में पूछे गए हैं हर कैंडिडेट से जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम के थे। तो आई थिंक अगर आप आते तो आपको और भी एडवांटेज मिलता, बट बिकॉज
आपका इंटरव्यू पहले शेड्यूल्ड था ईएससी का, इसलिए आप नहीं दे पाए, बट स्टिल यू गॉट अ वेरी गुड रैंक। ओके। अच्छा, अब इसके बाद मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि इस प्रिपरेशन में बहुत सारे स्टेजेस ऐसे आते हैं कि जब हम लोग थोड़ा डिमोरलाइज हो जाते हैं, मोरल डाउन हो जाता है। कभी कभी बहुत सारे कुछ एग्जाम्स भी हम लोग देते हैं, उसमें कभी इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, कभी रिटन क्लियर नहीं हुआ, और फिर ऐसा लगने लगा कि अब आगे क्या, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो उस केस में आपने खुद को मोटिवेट कैसे किया, आप खुद को आगे कैसे लेकर के गए? सर मैं हमेशा ये सोचता था कि मैं इतनी दूर आ गया हूँ, इतनी तैयारी कर ली है मैंने 2020 से लेकर के 2021 में 22 में, हर बार मैं यही सोचता था कि मैं इतनी दूर आया हूँ, मैं जीरो से उठा करके यहाँ तक पहुंचा हूँ। अब जब मैं एकदम पास में हूँ, मैं इस समय अगर छोड़ दूंगा तो फिर क्या मतलब रह जाएगा उतनी तैयारियों का। तो मैं हमेशा ये सोचता था कि अब इतना कर लिया हूँ, बस थोड़ा सा और है, बस थोड़ा सा और, एक बार और छलांग लगानी है, पहुंच जाएंगे हम बस। तो बस ये सोच करके मैं हमेशा आगे बढ़ता रहता था कि नहीं, बस थोड़ा सा और है, इतनी मेहनत मेरी पानी में ना जाए। इसलिए मैं बार बार मतलब जब भी डिमोटिवेट होता था और जब भी मतलब ऐसा लगता था कि अब नहीं हो पाएगा, तो मैं घर पे फोन लगाता था और पिताजी यही बोलते थे कि बस हो जाएगा, हम्म। ऑलरेडी एक जॉब में हो, कोई दिक्कत हम्म। नहीं है, करते हम्म। रहो। तो रामपाल, आपने ये बात बहुत सही बोली कि जब इतनी दूर आ गए हैं, तो मंजिल के करीब हैं हम लोग, तो वहां पर पीछे हटने का कोई मतलब नहीं है। अगर थोड़ा और एफर्ट करना पड़े, भले ही उसमें टाइम लग रहा है, साल भर 2 साल, जो भी आपको समय लगे वो देना चाहिए, क्योंकि आपने इतना एफर्ट किया है, इतना टाइम दिया है। और बिल्कुल लास्ट स्टेज में जा करके अगर आप पीछे हट गए, तो हो सकता है कि सफलता आपका इंतजार कर रही हो, बट क्योंकि आप पीछे हट गए तो वो सफलता आपको मिल नहीं पाई। तो अगर सफलता को दोस्तों पाना है, तो हमें उसे पाने के लिए हर वो प्रयास करना चाहिए जो कि जरूरी है। और हमेशा आगे बढ़ते रहने के लिए हमें आ, हर प्रयास करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, रामपाल, आपने इतनी अच्छी रैंक लाई है और इतना आपका स्ट्रगल भी रहा, इसमें एक चीज और मैं जानना चाहूंगा। आप जैसे सी डॉट में वर्किंग रहे, तो और 2018 से 22 तक वर्किंग रहे, और जैसा कि आपने बताया कि 20 में भी ईएससी दिया, बट सीरियसली नहीं दिया था, बट 21 और 22 में ईएससी तो आपने सीरियसली दिया था। ओके, ये बात अलग है कि आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था, बट एफर्ट आपका पूरा था। तो उस दौरान जब 21 और 22 में भी आप सी डॉट में वर्किंग रहे, तो आपने जॉब को प्रिपरेशन के साथ कैसे टाइम मैनेज किया? क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है एस्पिरेंट्स के लिए, कि अगर आप कहीं वर्किंग हैं और पैरेलली आप अपने टारगेट के लिए भी ओरिएंटेड हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। ओके। तो आपने, आपका टाइम मैनेजमेंट क्या था, वीकली क्या था, मंथली क्या था, और कभी हॉलीडेज आता था तो उसमें आप क्या करते थे? थोड़ा डिटेल में बताइएगा। सर सी डॉट में जैसे जब मैं जाता था तो यूजुअली लंच का ब्रेक होता है, टी ब्रेक्स होते हैं, हर ऑफिसेस में होते हैं आई थिंक। हम्म। हम्म। तो वहां पे कहीं ना कहीं 15-20 मिनट 25 मिनट ऐसे मिल जाता है, उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो तो 30 मिनट्स हो जाते हैं। हम्म। तो मतलब कहीं ना कहीं वहाँ आप 1.5-2 घंटे आप निकाल सकते हैं दिन में भी, ड्यूरिंग हम्म। जॉब भी। हम्म। तो हम्म। 1.5-2 घंटे में मैं सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ पाता था, बट मैं वहाँ पे जैसे न्यूज पढ़ लिया, न्यूज़पेपर पढ़ लिया, क्योंकि जीएस में एक पोर्शन इसका भी होता है। तो हाँ, मैं होता है। उसमें पहले से मैं सिलेबस देख के रखता था कि मेरे काम के लायक क्या है। और हम्म। चूंकि मिलिट्री में जब मैं पढ़ा था तो वहां पे जीएस में बताया गया था कि कैसे फिल्टर आउट करो। हम्म। तो मतलब न्यूज़पेपर पूरा नहीं पढ़ना है तुम्हें, जितना तुम्हारे काम का है उतना ही पढ़ना है। तो मैं नहीं उस पढ़ना। हिसाब से अपना फिल्टर आउट कर लेता था पहले ही, क्योंकि कहीं ना कहीं जीएस में भी नंबर लाना जरूरी है। क्योंकि बहुत जरूरी। प्रीलिम्स में अगर आप पहले से ही नंबर लाए हैं तो आपके लिए रास्ता आसान हो जाता है। हम्म। तो हम्म। मैं वहां पे अपना जीएस तैयार कर लेता था थोड़ा बहुत, और बाद में लास्ट में तो तैयार करना ही है एक बार फाइनल, बट वहां पे जीएस का हो जाता था। उसके बाद जब मैं घर पे आता था तो शाम को जितनी हम्म। जल्दी हो सके, मैं लौटने के बाद जितनी जल्दी हो सके, मतलब आधा घंटा 45 मिनट वेस्ट करके, इतना मतलब सही हम्म। करके मतलब अपने को थोड़ा सही हो जाता था मन, उसके बाद से हम्म। मैं पढ़ने के लिए बैठ जाता था। और फिर बीच में खाना खाना है, ये करना है, फिर उसके बाद, लेकिन मैं हमेशा स्लीप के लिए 7 आवर्स ही रखा हूँ, 7 आवर्स से ज्यादा कभी नहीं रखा हूँ, चाहे छुट्टी हो चाहे कुछ भी हो। हम्म। और हम्म। बाकी के काम से मतलब एक कांसिस्टेंट रहा है सर, कि हर समय हम्म। करते ही रहना है, मतलब आज छुट्टी है तब भी करना है, आज कोई त्योहार है फिर भी करना है।
मतलब पढ़ना है जितना टाइम तुमको मिला है, क्योंकि टाइम टेबल ये जो आपने कंसिस्टेंट नहीं 7 आवर्स बोले, ये 7 आवर्स ये आपका स्टडी टाइम पर डे होता था या सेवन नहीं आवर्स सर। ये आपका ऑफिस का टाइम पर डे होता था? सर मैंने स्टडी टाइम के लिए कभी कांस्टेंट नहीं रखा कि मैं 3 ही घंटे पढ़ूंगा, मैं 7 ही घंटे, ऐसा नहीं रखा। मेरे पास जितना घंटा होगा मैं पढ़ूंगा। मैं सर जैसे ऑफिस से जब भी छूटा उसके आधे घंटे बाद आ जाऊंगा, फिर तब तक पढ़ूंगा जब तक कि मेरे सोने का समय नहीं है। सोने का समय सर 7 घंटे है। मेरे को जब उठना है अच्छा, उससे सात उसके घंटा बाद? माइनस कर लेता हूँ, और तब तक हम्म मैं पढ़ता रहूंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि वो टाइम आज मिल रहा है, कल नहीं भी मिल सकता है। कल नहीं मिल तो सकता है। जब मिल रहा है उसके हिसाब से मैं मतलब फ्लेक्सिबल शेड्यूल रखा है। ऐसा नहीं कि फिक्स शेड्यूल है मेरा कि इतना घंटा पढ़ना ओके, ही पढ़ना है। ठीक है। रामपाल, आपने बहुत डिटेल में हमारे साथ डिस्कस किया। तो दोस्तों, यहाँ से क्या पता चला कि आप अगर कहीं वर्किंग हैं और साथ में आप ईएससी के लिए या गेट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो टाइम मैनेजमेंट आपको करना ही होगा। और वो आपको ऐसा नहीं है कि हर दिन आपको 2 घंटे 4 घंटे एक फिक्स्ड पैटर्न में आपको हर दिन पढ़ने हैं। आप जितना भी टाइम अवेलेबल होता है ऑफिस आवर्स के बाद, उसमें आप मैक्सिमम यूटिलाइज करेंगे। ओके। और यही टेक्निक रामपाल ने एवरीडे यूज किया है ना, हर दिन इन्होंने यूज किया और रिगोरसली यूज किया है। आई थिंक 2-3 साल इनकी जितनी भी प्रिपरेशन रही है। ओके। तो रामपाल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी चीजें यहाँ मुझे भी सीखने को मिली हैं, और बहुत सारी चीजें आई होप व्यूवर्स को भी सीखने को मिलेंगी। और लास्ट में बिल्कुल जाने के पहले आप ये बताइए कि आप अपनी सफलता का श्रेय मतलब अपनी फैमिली मेंबर में या अपने पेरेंट्स में या अपने रिलेटिव्स में या अपने दोस्तों में या अपने टीचर्स में किसी को देना चाहेंगे, तो किसका नाम आपको याद आता है? तो फैमिली तो हमेशा सपोर्टिव रहती ही है। पेरेंट्स और घर वालों के बिना, भाई बहनों के बिना नहीं हो हम्म। सकता है कुछ। तो उनको तो श्रेय जाता ही है सर। उसके अलावा सर मेडी जी की सर पूरी टीम जो है, पूरी मतलब जो टीचर्स हैं सारे के सारे, हम्म। सभी लोगों ने काफी अच्छे से पढ़ाया। मतलब कभी मेरे को ऐसा नहीं लगा कि उनके पढ़ाने में कोई कमी रह गई। ऐसा नहीं लगा कि मतलब कुछ रह गया है मेरे लिए। मतलब हम्म। उन्होंने सब कुछ दे दिया था मेरे को, बस अब मुझे उसे यूटिलाइज करना था। हम्म। तो सारे मतलब सारे टीचर को सर एक मतलब सभी के सभी मेडी जी के सारी हम्म। फैकल्टी सर इसका हम्म। मतलब श्रेय जाएगा। मेडी जी की अच्छा, सारी एक चीज फैकल्टी। और बताइएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेडी जी के सारे फैकल्टीज तो अफर्ट करते ही हैं, बहुत अफर्ट करते हैं। और जितने भी बच्चे हैं वो भी बहुत ज्यादा अफर्ट करके क्लास में पढ़ते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं। ठीक है। तो एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि आपने क्या क्या सोर्सेज फॉलो किए अपने प्रिपरेशन के लिए। लाइक आपने कहीं से कोई किताब खरीदी, अलग से कोई सब्जेक्ट भी पढ़ा, उसकी जरूरत पड़ी कि नहीं, या फिर जो मेडी जी का क्लास कंटेंट है, टेस्ट सीरीज है, वर्कबुक है, ये मोर देन इनफ है? पर चूंकि मेरे पास टाइम भी उतना नहीं रहता था, हम्म। तो मैंने यही स्ट्रेटजी फॉलो की कि एक जगह स्टिक करूंगा। क्योंकि मेरे को पता है कि मैं मेडजी में हूँ, तो मेडजी सारी चीजें अवेलेबल करा रहे हैं मेरे को। मेरे को कभी ऐसा नहीं था कि मैं मतलब बहुत डाइवर्सिफाई होऊंगा कि इधर भी पढ़ लूँ उधर भी पढ़ लूँ, इनका भी देख लूँ वो भी देख लूँ। ऐसा नहीं करता था मैं कभी। मैं बस एक जगह स्टिक था कि मेडजी हम्म। से जो मिल रहा है, मैं क्योंकि टीचर्स उतने हैं क्वालिफाइड कि वो बताएंगे मेरे को कि क्या क्या पढ़ना है, किस डायरेक्शन में जाना है हम्म। आपको। तो वहां से जो जो चीजें मिलती थी मेरे को, मैं उसे नहीं स्किप करता था, उसे मैं जरूर करता था। हम्म। बाकी मैं कुछ एक्स्ट्रा ज्यादा फॉलो नहीं किया हूँ। बाद में जब पेपर्स देता था तो थोड़ा बहुत कर लिया ईएससी का। जैसे किसी साल पेपर दे के आया, उसमें लगा कि कुछ कमी है तो उसको कहीं से देख लिया। लेकिन ऐसे मैंने ऐसे बस यही मिड जी की बुक्स हैं, मिड जी के हम्म। क्लास नोट्स हैं, और टाइम टाइम पे जो वर्क बुक सॉल्व करते हैं हम लोग वो है, और टेस्ट सीरीज है। तो सर हम्म। मतलब ऐसा था कि इससे हो जाता है सर मोटा मोटी। मतलब एक तरह से हम्म। आप सब कुछ कवर कर ले जाते हैं। बहुत कुछ छूटता नहीं है इसमें। मतलब ये चलिए, पूरा ही होता है एक तरह। आपने सारे सवालों का जवाब दे ही दिया। ओके। तो दोस्तों, आपको ये भी पता चला होगा कि अक्सर आप लोग सवाल करते हैं कि किताब अलग से पढ़ना चाहिए क्या। यहाँ मैक्सिमम जो टॉपर्स हैं, मतलब सबने यही बोला है। मतलब इस बार ही नहीं बोल रहा हूँ, लास्ट 5 इयर्स का भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है टॉपर स्टॉक में। मैक्सिमम बच्चों ने यही डिस्कस किया है कि जो मेडिजी के क्लास नोट्स हैं और फिर जो वर्कबुक है और साथ में जो टेस्ट सीरीज है, ओके, ये मोर देन इनफ है। ये जो कॉम्बिनेशन है ये मोर देन इनफ है, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आल्सो अगर आप उसको इंक्लूड कर ले तो इतना काफी होता है। अगर आपको एक अच्छी रैंक लानी है तो आपको इतना प्रिपेयर करना चाहिए। और आपको इतना भी आप प्रिपेयर कर ले तो आपकी एक अच्छी रैंक आ ही जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमें ये नहीं मालूम है इसके बाहर कहाँ तक पढ़ना है।
लेकिन हमें ये ज़रूर मालूम है कि क्लास नोट्स में ना केवल सिलेबस कवर होता है, वो सारे पॉइंट्स भी कवर होते हैं जो मेड जी के टीचर्स के लास्ट 15, 20 या 30 इयर्स के रहे हैं। ठीक है? तो वो जो जो सब्जेक्ट का निचोड़ होता है, वो क्लास में मिलता है। ओके? तो रामपाल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। वन्स अगेन कांग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू सर, थैंक इतनी यू सो अच्छी मच रैंक सर। 27 लाने के लिए, और आपको भी बधाई हो, आपके पूरे परिवार को बधाई हो, आपके माता-पिता को बधाई हो, और आपके पूरे अ, जिले को भी बधाई हो। ठीक है? ऑल द बेस्ट एंड अ डू अ, वेरी गुड इन योर लाइफ। थैंक यू सर, थैंक यू सो ओके? मच सर। ओके, ऑल द बेस्ट एंड आप अपनी लाइफ में जो अचीव करना चाहें, वो अचीव कर लें, और उसके लिए आप हमेशा प्रयासरत रहें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर।